नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आपके सामने आज के बाजार का पूरा ब्यौरा रखते हैं और इसके साथ ही पूरे हफ्ते का बाजार किस तरह का रहा ये जानकारी देते हैं और साथ ही आपको इस आधार पर अगले हफ्ते बाजार में कहां नजर रखनी है और साथ ही साथ किन सेक्टर पर निगाह रखनी है, रणनीति कैसे बनानी है, ये बताते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका जवाब अब सोमवार को हम देने वाले हैं। बजट के बाद बहुत कुछ बदलने वाला होगा, बाजार अलग रफ्तार में होगा, तो आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं YouTube पर। करना कुछ नहीं है, YouTube के कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सवाल हमें भेज दीजिए। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर परचेज किया है उसकी जानकारी दीजिए और साथ ही अपना नजरिया जरूर बताइए, यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप किस तरह से नजरिया लेकर चल रहे हैं अपने उस स्टॉक पे, ये बहुत आवश्यक है हमारा जानना। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब सोमवार को दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट अब बंद है और सोमवार को जो है वो हम उन सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी गुरुवार को पूछे थे उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। चलिए इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जियोजेत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह सर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास टेक्निकल और फंडामेंटल राय के लिए आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो आज अगर हम बाजार में देखें तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जरूर नजर आया। 25,300 के पास निफ्टी और लगभग 100 अंकों की गिरावट। बैंक निफ्टी में भी जो एक कह सकते हैं कि जितना गेन था वो गंवाता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी 350 अंकों की गिरावट, 59,600 के पास क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें यानी मिड कैप और स्मॉल कैप को, तो मिड कैप 58,400 के स्तर के आसपास बंद हुआ गिरावट के साथ। स्मॉल कैप जो है वो हरे निशान में जरूर रहा, यहां पर थोड़ी हल्की तेजी हमें नजर आई। तो अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लाएं तो 1717 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में थे और 1213 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में नजर आए। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट देखें तो 3.5% चढ़कर नेस्ले निफ्टी का टॉप गेनर बना। टाटा कंज्यूमर लगभग 2.25% चला। अपोलो जो है वो यहां पर 2.25% की तेजी रही। एमएनएम में भी लगभग 1.5% की तेजी रही। आईटीसी आइशर मोटर्स में 1 से 1.25% का उछाल नजर आया। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो हिंडाल्को 6% से ज्यादा टूटा और निफ्टी का टॉप लूजर बना। इसके अलावा टाटा स्टील में 4.5% की गिरावट नजर आई। कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे दिग्गजों की पिटाई हुई। यहां पर 2 से 3.5% की गिरावट हमने देखी। चलिए लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बाजार की आज की चाल और जिस तरह से हफ्ते भर परफॉर्म किया है बाजार ने, उनको देखते हुए अब चूंकि सबसे बड़ा ट्रिगर बजट होगा, बजट के बाद तमाम सेक्टर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। आपके हिसाब से सोमवार को रणनीति क्या रखनी चाहिए, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मार्केट ने जो उसका इनिशियल स्विंग लो था 24,900, उसको तो डिफेंड कर लिया है। उसके बाद उसने जिस तेजी के साथ 200 डीएमए को रिक्लेम किया है, जो कि अभी फिलहाल 25,150 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले सेशन में भी ये इसको होल्ड करेगा और यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 25,600 तक देखने को मिल सकता है। वहां पर 100 डीएमए लेवल्स हैं, तो वो एक क्रूशियल हर्डल रहेगा निफ्टी के लिए। और अगर उसके ऊपर निकलता है, देन आफ्टर द फ्रेश बाइंग मोमेंटम के साथ हमें तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज 25,150 एक की सपोर्ट लेवल पे काम करेगा और क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी का 24,900 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो एक रेंज बाउंड नजरिया रखना चाहिए मंडे के लिए, क्योंकि संडे को बजट सेशंस भी है, तो वहां पर भी जैसे रुझान मिलेंगे उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। बट जो क्रूशियल लेवल्स है निफ्टी के लिए भी फिलहाल 25,150 से लेकर 24,900 का है और ऊपर के साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो 25,600 के पास है।
वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें। यहाँ पर अभी मुझे एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड का जो शोल्डर है वो भी बनना बाकी है। उसका जो ब्रेकआउट है वो 60,400 के ऊपर आने की संभावना बन रही है। अगर बैंक निफ्टी 60,400 के ऊपर निकलती है तो फिर हमें वहां से अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब ये जो एक्सपेक्टेड टारगेट फिर बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं वो 60,500 से लेकर 61,800 रेंज के आसपास तक के दिखाई दे रहे हैं। लेवल जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। गौरांग सर, आप बताइए, बजट के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, और जाहिर सी बात है कई सारी योजनाएं, बहुत सारा कैपेक्स, बहुत सारे सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए सरकार तमाम योजनाएं लाएगी, ऐलान करेगी। इस लिहाज से बजट में कौन कौन से सेक्टर्स और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म रणनीति बनाई जाए? धन्यवाद आपका प्रशांत जी, और टीवी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, मेरे मित्र लक्ष्मीकांत जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, बजट हर साल आता है और हर साल उम्मीदों की भरमार लग जाती है, खास करके जहां तक शेयर बाजार का सवाल है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह वगैरह जो भी है। तो क्षेत्र और कंपनियों पर टिप्पणी करने से पहले एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते, संभव है कि उनका निवेश हो। तो लगता है कि जो नीति पर ये सरकार जो हमारी है केंद्र में, और उसके साथ साथ वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी पिछले कुछ सालों से जो बजट हमारे और आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, उनकी सूझबूझ और विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस बजट में किस तरीके के परिवर्तन लाने की उम्मीद रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र, निर्माण कार्य क्षेत्र, ये सब पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। आम नागरिक के हाथ में किस प्रकार से और ज्यादा खर्च करने के लिए रुपए हो, उस पर भी मेरे ख्याल से थोड़ा विचार विमर्श किया जाएगा। और सबसे सर्वोच्च स्तर पर प्रशांत भाई आता है वित्तीय अनुशासन। मेरे ख्याल से वित्तीय अनुशासन प्राथमिकता होगी, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम से कम निचले स्तर पर लाने का प्रयास होगा। और आखिरकार रोजगार खड़ी करने की योजना, यानी कि विस्तार योजनाएं सरकार तरफ से जो भी है वो लागू होगी। वित्तीय क्षेत्र में भी हमें लग रहा है कि कुछ घोषणा होने की उम्मीद है। तो ये पूरा समीकरण है, और उम्मीद रखते हैं कि रविवार को 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा, कामकाज भी न्यूनतम स्तर पर होगा। हालांकि रविवार है, लेकिन शेयर बाजार न्यूनतम दिन के हिसाब से चल रहे हैं, हम और आप भी काम कर रहे होंगे। तो उम्मीद है, और उसका विश्लेषण भी करेंगे, शब्दावली के बीच में जो शब्द छुपे हैं उसको समझने का भी प्रयास करेंगे, और उसका निष्कर्ष भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है एक सकारात्मक बजट हो, मन लुभावन बजट ना हो। राय आपको मिलती हुई, और इस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आपके सवालों को शामिल करते हैं। अमन का सवाल सबसे पहले लेते हैं। आईडीबीआई बैंक 300 शेयर 106 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और यहां पर नुकसान इनको होता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, आईडीबीआई बैंक पे क्या राय होगी? 106 की खरीदारी है इनकी। जी, यहाँ पर हमें एक करेक्शन मोड में स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लंबे करेक्शन के बाद यहाँ पर 200 डीएमए का इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो जो ये जो 200 डीएमए है वो भी फिलहाल 94 पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो अगर मुझे अगर यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हमें ऊपर की साइड 102 104 के ऊपर मिलता है तो मुझे लगता है इनके प्राइजेस तक ये स्टॉक हमें फिर से देखने को मिलेगा।
और फिर से वहां पर भी एक इनिशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 106 के आसपास ही। तो मुझे लगता है कि वहां पर एक बार इनको रिविजिट करना चाहिए। अगर फिर से सलाह मिलती है होल्ड करने की तो इनको फिर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो अभी फिलहाल 94 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और 106 पर अगर ये स्टॉक आता है तो वहां से फिर से ये अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं 18 आवर स्वदेश से। तो जो भी पैनल पे एनालिस्ट होंगे उनको सही सुझाव देंगे फिर उस वक्त। चलिए, तो ये है राय आपको आईडीबीआई बैंक पे मिलती हुई। केशव का सवाल लेते हैं। रिलायंस इन्होंने खरीदा हुआ है, लक्ष्मी गौरांग सर, 1493, 1493, ये इनकी बाइंग प्राइसिंग के भाव के आसपास ही है, थोड़ा नीचे है फिलहाल ये स्टॉक का। और यहाँ पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर काफी लंबे समय से बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की खरीदारी की राय रही। मामूली सा नुकसान इनको बिल्कुल हो रहा है, लेकिन जो शेयर की संख्या है इनके पास वो 30 है। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको ये राय दूंगा कि आप थोड़ा बहुत निवेश यहाँ पर और बढ़ाएं। फैला हुआ कारोबार है प्रशांत भाई, जिस तरीके से हम जानकारी है हमारे पास, चौतरफा फैला हुआ कारोबार है। और जो नए कारोबार इन्होंने कुछ समय पहले शुरू किए हैं उसका योगदान बेहतरीन तरीके से बैलेंस शीट पर आ रहा है। काफी कुछ बातें भी सुनने में आई है, अलग अलग कारोबार को लिस्ट करने की बात की, जैसे जियो फाइनेंशियल को अलग करके लिस्ट किया गया, वैल्यू अनलॉकिंग हुई। अब जियो मोबिलिटी सुनने में आया है कि इस वर्ष शायद इस कारोबार को अलग करेंगे, इसके मूल्यांकन भी बहुत ही आकर्षित होंगे और वैल्यू अनलॉकिंग होगा। तो लंबी अवधि का निवेश है, पहले तो बने रहे, और अगर निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर या थोड़ी बहुत गिरावट और आती है, थोड़ा बहुत और जोड़ने का प्रयास करें। तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया मिल चुका है। शंकर अग्रवाल जी हमारे अगले दर्शक हैं। बजाज हेल्थ केयर इन्होंने खरीदा हुआ है, 50 शेयर हैं, 510 के भाव पे इन्होंने लिया है। पूछ रहे हैं कि क्या इन स्तरों पर, मतलब जो इस वक्त 300 350 का स्तर जो चल रहा है, उन स्तरों पर भी क्या खरीदारी की जा सकती है। लक्ष्मीकांत जी। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो इसका नेगेटिव है और काफी लंबे समय से ये अपने डाउनवर्ड मूव को कैरी फॉरवर्ड ही करता हुआ आया है। पिछले हफ्ते यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें 379 के नीचे देखने को मिला था। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। हालांकि अगर हम पिछले 2 से 3 दिनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आया है, बट अभी भी ये स्टॉक अपने जो हर्डल्स है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। और इन्होंने जो पहले से बाय करके रखा है उसके लिए एक 330 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर 330 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से करेक्शन बढ़ सकता है। उस दौरान ये स्टॉक 300 के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई बजाज हेल्थ केयर पे। अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल है सीमा का। बंधन बैंक इन्होंने खरीदारी की है, 30 शेयर हैं, 278 के भाव पे। बंधन बैंक में काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। गौरांग सर बताइए क्या रणनीति रखी जाए। देखिए, शेयर पर टिप्पणी करने से पहले सीमा जी को और बाकी अन्य जो हमारे दर्शक मित्र है या फिर निवेशक है बंधन बैंक में, एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि बंधन बैंक हालांकि वित्तीय क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का एक छोटी मझौली बैंक है बंधन बैंक। इसके जब भी नतीजे आते हैं प्रशांत भाई, दो तरफा आते हैं, कभी बहुत ही बेहतर आते हैं तो कभी बहुत ही निराशाजनक आते हैं। और इसी कारण को लेकर के उठापटक जो है वो बहुत हावी हो जाती है बंधन बैंक में। लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, पहले तो आप बने रहे। इनकी खरीद आप बता रहे थे 240 250 के आसपास की पहली खरीद है, मौजूदा स्तर करीबन 150 155 के आसपास मैं, और 30 शेयर की संख्या आप बता रहे थे, अगर मैंने सही सुना है तो बने रहे इस स्तर पे। चाहे तो आप उसी संख्या में, यानी कि 30 शेयर अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप और जोड़े, और अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो आप और ज्यादा जोड़ सकते हैं, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो काफी नीचे आ जाएगा। और लंबी अवधि के लिए आप अपना निवेश बना करके रखें। थोड़ा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा प्रशांत भाई, क्योंकि नतीजों को सुधरने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको एक बेहतर नजरिया मिलता हुआ। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, बढ़ेंगे आगे, ले आएंगे वीआईपी शेयर्स।
लक्ष्मीकांत जी, गौरांग जी, समय कम है इसलिए फटाफट से बताइए वीआईपी शेयर। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आप। जी, हमारा सबसे पहला शेयर है एनटीपीसी। यहाँ पर हमें एक वीकली चार्ट में नोटेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम कल के सेशंस में गेन को देखने को मिला था। और आज भी उसने अपने जो ब्रेकआउट का जो नेकलाइन है उसके ऊपर ही सस्टेनेंस दिखाया है। तो हमें लगता है कि यहाँ से जो हमारे लक्ष्य 375 वो देखे जा सकते हैं और हमें बाय करते समय स्टॉप लॉस रखना है 345 का। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो नेस्ले इंडिया है। रिसेंटली यहाँ पर भी हमें एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर विद द पॉजिटिव फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स। और अगर मैं आरएसआई को देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है और काफी लंबे समय के बाद इस स्टॉक ने अपने 20 डीएमए को रिक्लेम किया है। और ये जो ब्रेक थ्रू आया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है, तो नेस्ले इंडिया में बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1430 का और बाय करते समय में स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 1280 का। चलिए, एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया, ये खरीदारी की सलाह। गौरांग सर, आप फटाफट से बताइए आपके रडार पे कौन सा शेयर है? दोनों ही विकल्प वित्तीय क्षेत्र से बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल का नजरिया रखे। पहला है निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक, नतीजे काफी बेहतर आए थे। अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता रहा हूँ प्रशांत भाई, दोनों के लिए एक्सिस बैंक के लिए करीबन 1600 के आसपास के लक्ष्यांक है। और दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। दोनों ही शेयर सुर्खियों में थे सकारात्मक खबरों को लेकर के। श्रीराम फाइनेंस पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है और एक विदेशी कंपनी इनके मैनेजमेंट में आई है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन नतीजों में होगा। 1250 के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए श्रीराम फाइनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और